गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो इम्प्रूवमेंट्स पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती हैं तो हमें प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमल असाइनमेंट करने के लिए इम्प्रूवमेंट करना होता है। इम्प्रूवमेंट होता है हमारा स्टेप 3A से। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमाइजेशन का। तो समझ लें, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। और इसके साथ हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मल्टीपल सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशन और मैक्सिमाइजेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम एक ही साथ पढ़ेंगे। पहले हम दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिक्स समझ लें। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि प्रॉब्लम हमारी दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और एक होती है मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन में हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हम लोग सेल्स या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है मल्टीपल सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशन वो केस होते हैं जब आप एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आपके प्रॉब्लम्स के निकलते हैं। तो आज हम ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड मल्टीपल सॉल्यूशन केस। बेसिकली ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे एड ऑन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जो असाइनमेंट चैप्टर हैं उससे। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लें। स्क्रीन पर देखें। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, when the objective of the assignment problem is to maximize the profit or revenue, such types of assignment problem is called maximization problem. To solve such problem, we first convert the maximization problem to minimization problem and then apply the normal procedure of the assignment algorithm. मतलब क्या हुआ इसका कि सबसे पहली बात ये आती है कि हम इसको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में क्यों करते हैं। हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है वो है हंगेरियन मेथड और हंगेरियन मेथड सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर हम हंगेरियन मेथड को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पे लगा देंगे तो हमारी सेल मैक्सिमाइज होने की बजाय क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। और हमें सेल मैक्सिमाइज करनी है तो हम सेल को मैक्सिमाइज करें या लॉस को मिनिमाइज करें, दोनों एक ही बात है। तो हम पहले क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखें, पढ़े लिखा है। कन्वर्जन ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम टू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी डन आइदर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। नंबर 1 पढ़ लें, किसी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग पहली प्रॉब्लम समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड देन सब्सट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आप पूरे मैट्रिक्स में से सबसे हाईएस्ट एलिमेंट ढूंढ लीजिए और उस हाईएस्ट एलिमेंट को सारे एलिमेंट से माइनस कर दीजिए, या हम उस हाईएस्ट एलिमेंट में से सारे एलिमेंट माइनस कर दीजिए। तो जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स हमारा लॉस मैट्रिक्स कहलाएगा। और अब हम इस लॉस मैट्रिक्स में हंगेरियन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेगी, क्योंकि हम लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे स्टडी मटेरियल हमने जो नोट्स दिए हैं आपको उसमें प्रॉब्लम नंबर P3 है, एक बार देख लें इस प्रॉब्लम को। 5 salesmen are to be assigned to 5 districts. Estimates of sale revenue in thousands of rupees for each salesman are given below. ये जो मैट्रिक्स हमें दिया है ये हमारी हर सेल्समैन किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सेल करता है उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है। यानी कि अगर आपको सेल्स मैक्सिमाइज करनी है तो आपको इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स को
सेल्समैन में एलोकेट करना होगा या असाइन करना होगा जिससे कि आपकी सेल मैक्सिमाइज हो। ठीक है ना। तो इसको हम अपने मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने आपको प्रॉब्लम नंबर बताई है P3। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कॉपी कर लेंगे इसका। A B C D E 1 2 3 4 5। ये हमारी सेल्स दी हुई हैं। ये हमारी सेल्स दी हुई है। अगर अभी हम प्लेनली इस पर हंगेरियन मेथड लगा दें तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट कितना है 28। तो 28 का मतलब है हमने सेल जो असाइन करी वो 28,000 करी। तो ये तो हमारी मिनिमाइजेशन हो गई। हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे मैक्सिमाइजेशन के लिए, सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम टू मिनिमाइजेशन। कैसे, सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बताइए कितना है, हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है आपका 41। डिडक्ट करेंगे ऑल एलिमेंट फ्रॉम दिस हाईएस्ट एलिमेंट। इस हाईएस्ट एलिमेंट से हम सारे एलिमेंट डिडक्ट कर देंगे। तो एक बार मैट्रिक्स बना लें। जो हमारा ये मैट्रिक्स आएगा इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लोग लॉस मैट्रिक्स कहेंगे। तो 41 माइनस 32, 41 माइनस 38, 41 माइनस 40, 41 माइनस 28, 41 माइनस 40, ये कितना आ रहा है आपका 9।
3 1 13 1। ऐसे ही हम सब में से करेंगे तो ये आंसर आएगा 1 17 13 25। इसके बाद 0 14 8 11 4 19 3 0 5 5 और लास्ट वाला 12 8 1 6 2। ये जो मैट्रिक्स आया ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स आया? इस मैट्रिक्स का नाम है लॉस मैट्रिक्स। अब इस लॉस मैट्रिक्स पर अगर आप अब इस लॉस मैट्रिक्स पर आप क्या अप्लाई करेंगे? नाउ अप्लाई हंगेरियन मेथड टू मिनिमाइज लॉस और मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हम हंगेरियन मेथड लगाएंगे जिससे हमारी लॉस मिनिमाइज हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। जैसे अब पहली रो में मिनिमम एलिमेंट हम देखेंगे तो वो है 1। अगर हम मान लीजिए 1 को असाइन करते हैं तो मेन मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो हमने किसको असाइन किया? 40 को असाइन किया। जो पहले हमारा लॉस मैट्रिक्स के पहले अगर हमने देखा था तो हमारी असाइनमेंट आ रही थी 28 पर, और अब जब हमने लॉस मैट्रिक्स की मिनिमम पे असाइन करने का मतलब है मेन मैट्रिक्स की मैक्सिमम पे। ठीक है, तो इसके आगे करते हैं। तो अब हमें इस पे हंगेरियन मेथड लगानी है। तो हंगेरियन मेथड के लिए हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले रो मिनिमम देख लेंगे। रो मिनिमम कितना है, उसके बाद हम फिर कॉलम मिनिमम पे जाएंगे। तो एक बार रो मिनिमम देख लें इस मैट्रिक्स में। रो मिनिमम देखें कितना है। इस रो का मिनिमम 1 है, इस रो का मिनिमम 1 है, इस रो का मिनिमम 0 है, इस रो का मिनिमम 0 है और इस रो का मिनिमम भी 1 है। ठीक है, तो हंगेरियन मेथड लगाएंगे। तो ये जो रो मिनिमम हमने निकाले हैं, इसके बाद रो मिनिमम माइनस करने के बाद हम जो मैट्रिक्स आएगा वो लिखेंगे। तो पहले स्टेप 1 का मैट्रिक्स बना लें। एट 2 0 12 0 0 16 12 19 4 0 14 दोबारा से करते हैं। एट 2 0 12 0 0 16 12 19 4 0 14
8 11 4 19 3 0 5 5 11 7 0 5 1। अब हम लोग कॉलम मिनिमम देखेंगे, और कॉलम मिनिमम के लिए इस कॉलम का मिनिमम 0 है, इस कॉलम का मिनिमम 2 है, इस कॉलम का मिनिमम 0 है, इस कॉलम का मिनिमम 0 है, नहीं, इस कॉलम का मिनिमम है 5 और इस कॉलम का मिनिमम 0 है। चलिए, तो इस कॉलम मिनिमम को करने के बाद जो मैट्रिक्स बन रहा है वो देखें। ये मैट्रिक्स आपका रेडी हो गया है रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम के बाद। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है इसमें। बिल्कुल सही। अब हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करके हम देखेंगे कि भाई हमारी नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हैं कि नहीं है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसमें हमारे एक से ज़्यादा जीरो कवर्ड हो जाए। देखिए, आपके सारे जीरो कवर्ड हो गए, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही हैं? और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? तो जब नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं स्टेप 3A। बिल्कुल परफेक्ट। स्टेप 3A में हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढते हैं। वो कितना आ रहा है देखेंगे आप, तो वो आपका 4 आ गया है। जब मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट आ गया तो हमने आपको बताया था कि इसका क्या करते हैं? जो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है इसको इंटरसेक्शन पे हमें प्लस करना है, और जो अनकवर्ड्स हैं उनसे माइनस करना है, और जो लाइंस पर आइटम्स हैं उन पे हमें कुछ नहीं करना है। तो इंटरसेक्शन पर हमने प्लस किया तो ये 12 हो गया। लाइन वाले आइटम्स पर हमने कुछ नहीं किया, और जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनसे हमने माइनस कर दिया।
ये हमारा मैट्रिक्स आ गया है आफ्टर इम्प्रूवमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि भाई हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हैं कि नहीं। तो पहले एक बार लाइन ड्रॉ करें। ये हमारी दो नई लाइनें, दो नए जीरो आ गए थे और इन जीरोस को कवर करने की हमें एक लाइन डालनी थी। तो अब हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो 5 हैं और वो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है। इट मीन्स वी कैन डू ऑप्टिमल असाइनमेंट। कैसे फॉलो करना है हमें, स्टेप 4। चलिए स्टेप 4 करने के लिए हमें ये जो मैट्रिक्स है जिस पर हमारी नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आती हैं, इस मैट्रिक्स को हमें दोबारा से कॉपी करना पड़ता है। तो हम ये मैट्रिक्स दोबारा से कॉपी करेंगे। अब हम देखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 के लिए हमें क्या करना होता है। स्टेप 4 का मतलब है असाइनमेंट करना। स्टेप 4 के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि हमें सिंगल जीरो वाली लाइन ढूंढनी है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सिंगल जीरो वाली लाइन या सिंगल जीरो वाला कॉलम। तो जैसे हमने देखें पहली रो में गए तो पहली रो में सिंगल जीरो है, नहीं है। दूसरी रो में गए सिंगल जीरो है, नहीं है। तीसरी रो में सिंगल जीरो नहीं है। चौथी रो में सिंगल जीरो नहीं है। पांचवी रो में सिंगल जीरो नहीं है। पहले कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, दूसरे कॉलम में सिंगल जीरो है। जैसे ही आपको सिंगल जीरो वाला कॉलम मिला, आपने उस कॉलम के उस सिंगल जीरो को असाइनमेंट दे दी और असाइनमेंट देने के बाद बाकी जो जीरोज हैं वो हमने कैंसिल कर दिए। अब हम आगे देखेंगे, सिंगल जीरो वाला कॉलम है, नहीं है। सिंगल जीरो वाला कॉलम है, नहीं है। सिंगल जीरो वाला कॉलम है, नहीं है। इसमें असाइनमेंट हो चुका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे सिंगल जीरो वाली रो है, नहीं है। सिंगल जीरो वाली रो है, नहीं 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 है। फंस गए? इसको कहते हैं नाउ वी स्टक्ड। और स्टक्ड हम क्यों हो रहे हैं, अगर गौर से देखें तो हमारे पास एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ गया है और एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ गया है। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन में गौर से देखोगे तो दोनों जीरो एक साथ, मतलब 4 जीरो एक साथ आ गए। तो सिंगल जीरो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसे ऊपर में भी देखेंगे तो कॉर्नर लाइन पर 4 जीरो आ गए आपके पास एक साथ। ऐसे जब सिनेरियोस होते हैं
इन सिनेरियोज को कहते हैं हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशन केस। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। और अब जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं तो इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लें। ये लिखा हुआ है, इफ वाइल परफॉर्मिंग स्टेप 5 और मेकिंग फाइनल असाइनमेंट वी फेस ए सिचुएशन वेयर neither row nor column consists single zero, then we make assignment arbitrarily to any one zero. Hence, in such case we would have more than one solution. मतलब क्या है कि अगर हम जब असाइनमेंट कर रहे हैं और उस असाइनमेंट को करते वक्त हमारे को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास ना तो हमें सिंगल जीरो में रो में मिल रहा है और ना कॉलम में मिल रहा है, तो फिर हम किसी एक जीरो को आर्बिट्रेरली असाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको असाइन करूंगा, सपोज करो पहले केस में मैंने इस वाले केस में इसको असाइन कर दिया। जैसे ही मैंने इसको असाइन किया तो इस कॉलम के ये जीरो कैंसिल हो गया और ये जीरो भी कैंसिल हो गया। तो दूसरा असाइनमेंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। मैंने बताया था कि जब हम रो में असाइन करते हैं तो कॉलम के जीरो कट देते हैं और जब हम कॉलम में असाइन करेंगे तो रो के जीरो कट देते हैं। तो यानी कि पहला केस ये हुआ कि आप फोर्थ दें सी को और फिफ्थ दें डी को, सही है। ऐसे ही इसी केस में, पहले केस में मैंने इसका भी पहला ये असाइन कर दिया। जैसे ही मैंने इसको असाइन किया तो ये जीरो कैंसिल हो गया और इसको जब मैं असाइन करूंगा तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा स्टेप 5 का, वो कैसे बनेगा जरा समझ लें। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझें। ये हमारे थे डिस्ट्रिक्ट और ये थे हमारे सेल्समैन। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं और ये हमारे सेल्समैन हैं, ठीक है। तो सॉरी, अब तो हमें फाइनल आंसर करना है, तो हमें मैट्रिक्स नहीं बनाना है। तो ये हम यहाँ पर रखेंगे सेल्समैन को और यहाँ पर रखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट को। पहला केस मैंने लिया है, तो पहले केस में मैंने किसको असाइन किया है, पहले केस में पहली डिस्ट्रिक्ट असाइन करी मैंने वी को, दूसरा डिस्ट्रिक्ट असाइन किया मैंने ए को, तो तीसरी असाइन कहाँ हो गई है, ई को, चौथी असाइन करी है मैंने सी को, तो पांचवी असाइन मैंने किसे कर दी, डी को। ये मेरी डिस्ट्रिक्ट असाइन हो गई पहले केस में। अभी मैंने आर्बिट्रेरली इसे जीरो असाइन कर दिया था। अगर मैं ऊपर वाले केस को, मतलब ऊपर वाले में मैं यही केस असाइन रहने दूं और नीचे वाले केस को मैं इसकी जगह इसको असाइन कर दूं, तो क्या सिचुएशन होगी। तो दूसरा केस देखें, जब मैं इसको असाइन करूंगा तो मेरा फोर्थ असाइनमेंट होगा डी को और फिफ्थ असाइनमेंट होगा सी को। ये रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन। ऊपर मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो अब जो असाइनमेंट होंगी वो कैसे होंगी, पहली तो बी को हमेशा कॉमन ही रहेगी, दूसरे में मैंने कोई चेंज नहीं किया इसलिए ये कॉमन रहेंगे, और मैंने अब नीचे वाली सिचुएशन को रिवर्स कर दिया। मतलब फोर्थ मैंने डी को दे दी, फिफ्थ मैंने सी को दे दी। तो मेरे पास दो केस आ गए हैं।
दो केस में, मतलब मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि मल्टीपल सॉल्यूशन केस है, तो हम अगर मेरे पास ये एक मल्टीपल सॉल्यूशन केस है जिसमें मेरे पास दो जीरो हॉरिजॉन्टल और दो जीरो वर्टिकल मिल रहे हैं, तो मैं किसी भी एक जीरो को असाइनमेंट दे सकता हूँ। तो मैंने इसको असाइन किया तो पहला इसे असाइनमेंट मिला, दूसरा इसे असाइनमेंट मिला। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो पहला असाइनमेंट इसे मिलेगा और दूसरा असाइनमेंट इसे मिलेगा। तो ये असाइनमेंट मैंने किया। अब अगर मैं नीचे की जगह ऊपर वाले को रिवर्स करता तो मैं ये कहता हूं, जो मेरे पास थर्ड केस है वो मैंने नीचे वाले को तो कांस्टेंट रखा और ऊपर वाले को मैंने चेंज कर दिया। तो यानी कि फर्स्ट वाले को मैंने बी दी, सेकंड वाले को ई दी और थर्ड वाले को ए दे दिया, और नीचे वाला मैंने कांस्टेंट रखा। और फोर्थ असाइनमेंट, फोर्थ केस मेरा ये बना कि मैं सेकंड वाले में इसको फिक्स रखूं और ऊपर वाली सिचुएशन रिवर्स कर दूं। एग्जाम में इतना डिटेल्ड नहीं पूछते हैं, लेकिन चूंकि हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो देखिए फोर्थ केस जो है वो कैसे जनरेट हो गया हमारा। सेकंड केस में जो फोर्थ और फिफ्थ असाइनमेंट है उनको मैंने फ्रीज किया और फर्स्ट मतलब फर्स्ट मल्टीपल सॉल्यूशन वाले कंडीशन को मैंने रिवर्स कर दिया। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। आप इसमें देखिए हम कहाँ स्टक्ड हो गए थे। हमारे पास ऐसे सिनेरियो आ गए थे कि दोनों जीरो बॉर्डर लाइन पर खड़े थे और यहाँ पर भी दोनों जीरो खड़े थे, तो ना हमें सिंगल जीरो वाली रो मिल रही थी ना सिंगल जीरो वाला कॉलम मिल रहा था। तो फिर इस केस में हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमें असाइनमेंट नहीं हो रही थी। जब ऐसी सिनेरियो हो मल्टीपल सॉल्यूशन केस का, तो मैंने आपको बताया असाइन करें एनी वन जीरो आर्बिट्रेरीली। आप आर्बिट्रेरीली असाइन कर दें, यानी कि कोई भी एक जीरो असाइन कर लें। तो अगर मेरे पास सपोज करो एक ही सिंगल मल्टीपल सॉल्यूशन केस होता, अगर मेरे पास सिर्फ एक केस होता तो इसके मेरे पास कितने आंसर होते? दो आंसर होते। एक बार मैंने इसको असाइन किया तो ये कटा, और दूसरे वाले केस में मैं इसको असाइन करता तो ये कट जाते। तो लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में दो मल्टीपल सॉल्यूशन थे, इसीलिए हमारे पास चार केस बने। तो मैंने पहले केस में क्या किया कि फर्स्ट वाला जो मल्टीपल सॉल्यूशन है उसमें मैंने पहला असाइनमेंट दे दिया, तो मेरे पास असाइनमेंट आ गया। फर्स्ट मल्टीपल सॉल्यूशन केस के में पहला असाइनमेंट सेकंड हो गया ए को, तो थर्ड असाइनमेंट हो गया ई को, और फोर्थ में मैंने सी को दे दिया, फिफ्थ में मैंने डी को दे दिया। फिर मैंने इस सिचुएशन को रिवर्स कर दी। ऊपर वाला मैंने ये फिक्स रखा, ये मैंने फिक्स रखा, इसको रिवर्स कर ली। थर्ड केस में मैंने नीचे वाले फिक्स कर दिए और इनको रिवर्स कर दिया, और फोर्थ केस में मैंने सेकंड वाले का नीचे वाला फिक्स रखा, इनको रिवर्स कर लिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको समझाते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि आप एक बार देखें कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। ज़रा ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाके देखें। ओरिजिनल मैट्रिक्स आपकी बुक में दिया था मैंने, ये है। तो जब अगर हम असाइन करेंगे तो पहले का जो बी है उसकी वैल्यू आ रही है 38, तो ये 38 तो मेरा फिक्स ही रहेगा। अब
सेकंड का जो मेरा आंसर है, क्वेश्चन में देख लें आप अपनी, एक मैं दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू है 40, और जब मैं ई दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू है 36। जब मैं थर्ड को ई दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू है 37, और जब मैं ए दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू है 41। फोर्थ में जब मैं सी दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू है 41, और जब मैं डी दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू है 36। और फिफ्थ केस को जब मैं डी दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू है 35, और जब मैं सी दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू है 40। आप सभी का टोटल करके देख लें, सभी का टोटल आपका सेम आएगा। जैसे ये देखें, 8 और 7 15 16, इन सभी चारों केस का टोटल 191 आएगा। अगर इसमें गौर से ध्यान से समझें तो आप अगर ये ब्लॉक्स देखें, कोई भी केस हो, इन ब्लॉक्स का टोटल नहीं बदल रहा है, असाइनमेंट बदल रही है, बट अगर वैल्यूज वाइज देखें तो ये ब्लॉक्स का टोटल नहीं बदल रहा है। तो मल्टीपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी, आपके पास ऑप्शंस एक से ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में मैंने क्या कॉन्सेप्ट सीखा? इस प्रॉब्लम में मैंने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मेरे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो मैं इस मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को भी हंगेरियन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हाईएस्ट एलिमेंट मैट्रिक्स का सिलेक्ट कर लेंगे और उस हाईएस्ट एलिमेंट को सभी एलिमेंटों में से डिडक्ट कर देंगे। फिर जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा लॉस मैट्रिक्स होगा। इस लॉस मैट्रिक्स में मैं हंगेरियन मेथड अप्लाई कर दूंगा। हंगेरियन मेथड अप्लाई करने के बाद जब हम असाइनमेंट करने आएंगे स्टेप 4 पर, तो इस प्रॉब्लम में चूंकि हमने मल्टीपल सॉल्यूशन केस भी पढ़ना था, तो हमने फाइंड आउट किया हम एक जगह आके स्टक्ड हो गए थे। ठीक है ना, ये हमारी कॉन्सेप्ट्स थे। चलिए, मल्टीपल सॉल्यूशन केस में फिर हमने देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स थी कि हम असाइनमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास जीरोस जो है ना एक साथ आ गए थे। तो उसके लिए हमने बोला कि आप किसी भी एक जीरो को असाइन कर दें। तो जब हम असाइन करेंगे तो किसी एक जीरो को असाइन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो अगर हमारे पास एक मल्टीपल सॉल्यूशन का केस आता है तो यानी कि अगर 2 जीरोस हैं तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन बन जाते हैं। इस प्रॉब्लम में चूंकि 2 मल्टीपल सॉल्यूशन केस थे, इसलिए हमारे पास 4 ऑप्शंस खड़े हुए थे। ठीक है सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे।